एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग फाइल हैंडलिंग के साथ कर सकते, डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ कर सकते, सॉकेट प्रोग्रामिंग के साथ कर सकते, या इनफैक्ट सारे प्रोग्राम में कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि यूज़र से हम नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो कोई स्ट्रिंग डाल दे रहा है, तो वहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है अपना, देखिए हैं, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग अकेला कुछ नहीं करेगा, वो दूसरे के साथ मिलकर के काम करता है, कोड को क्या करता है, ज़्यादा रिलायबल बनाता है। सॉकेट प्रोग्रामिंग पहले सॉकेट प्रोग्रामिंग मतलब आपको सिखाना। हाँ तो ठीक है, पहले सॉकेट प्रोग्रामिंग ही देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अभी हम लोग आ जाते हैं एक नए फाइल पे। चलिए अभी कुछ ज़्यादा नहीं मैं करता हूँ, एक नॉर्मल सा कोड लिखता हूँ, num int और उसके बाद हमने लिखा इनपुट इंटर एज ऑफ पर्सन। मैंने बस किसी पर्सन का एज इनपुट करने के लिए बोला। और इसके पहले कुछ ऐसे ही मैं लिख देता हूँ प्रिंट। अब प्रिंट क्या कर दो भाई, तो प्रिंट स्टार कर दो। कितनी बार स्टार प्रिंट कर दो, तो 50 टाइम्स कर दो। कितना फ्लैक्सिबल, बस इतना लिख देंगे, 50 बार प्रिंट कर देंगे। और इसके बाद मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, प्रिंट एप्लीकेशन चलिए एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा। प्रिंट प्रोसेस कंप्लीटेड। कुछ गड़बड़ किया हूँ मैं, डबल कोट्स नहीं दिया। प्रिंट करता है इसके बाद एप्लीकेशन और लास्ट में फिर मैं क्या चाहता कि लास्ट में वही स्टार्ट लगा दो। कितनी बार, 50 टाइम्स, एक लाइन पीछे। और मान लिया जाए जो बंदा है उसका एज प्रिंट करना है, तो क्या कर रहे थे, प्रिंट हेलो यू आर, और यहाँ क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए उसका, नम यस बोल्ड। ऐसा कुछ एक मैसेज दे देता हूँ मैं, दे सकता हूँ या नहीं, हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। अब इसे रन करके हम लोग रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, सेम सेट ऑफ कोड को हम लोग रन करते हैं। एग्जाम्पल एक्सेप्शन 1.py, ठीक है। पहले एक स्टार प्रिंट कर दिया, ये भी कितना इजी था ना। एप्लीकेशन स्टार्टेड इंटर एज ऑफ पर्सन, पर्सन का एज पूछ रहा है, सपोज हमने 22 डाला, सब कुछ सही गया। हेलो यू आर 22 ईयर्स ओल्ड, प्रोसेस कंप्लीटेड, एप्लीकेशन टर्मिनेटेड, एंड लास्ट में अभी कहीं कुछ इशू नहीं है। ओके वंस अगेन मैंने रन मॉड्यूल किया, एप्लीकेशन स्टार्टेड, एज पूछ रहा है मेरे से, मैंने यहाँ पे डाल दिया 10। ओ गड़बड़ ना। अब किसी को समझ में नहीं आया, उसको तो एज लगा, तो एज तो ऐसे भी लिख सकता है, उसने ऐसे लिख दिया। एक्सेप्शन आ गया, क्या बोलेंगे इसको, एक्सेप्शन। अब जो ये जो एक्सेप्शन आया है, एक्सेप्शन आने की वजह से जो नेक्स्ट जो लाइन था वो चल पाया नहीं। जहाँ जिस लाइन में एक्सेप्शन आया सडनली वहाँ प्रोग्राम क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। अब बताओ कि क्या यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नहीं तो आप एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो और एक छोटे से चीज़ को आप हैंडल नहीं करने के लिए कोड लिखोगे तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि यूज़र को तो एज दिख रहा है और आपको चूज़ करने के लिए तो दिए नहीं हो, वहाँ एंटर करने के लिए दिए हो। उसने 10
डिजिट में न डाल करके 10 डाल दिया, किसमें, स्ट्रिंग में डाल दिया, और जैसे ही ऐसा किया तो क्या आ जाएगा, एक रन टाइम एरर आ जाएगा। और रन टाइम एरर को क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। अगर इसी ने यहाँ पर 10 लिखा होता डिजिट में कोई इशू नहीं था, लेकिन 10 अगर लिख दिया किसमें, तो इशू है। हैंडल कर सकते हैं इसको, चलो करके दिखाइए जल्दी, सेम कोड को। इस पे बोल्ड होना ही नहीं था। ये हम लेट से स्टार्ट किए। देखिए यहाँ फिर कीजिएगा। आइए, रन मॉड्यूल हमने किया, कोड चला हमारा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी डाला, लाइक 33 डाला, परफेक्टली काम कर रहा है। वंस अगेन मैं सेम कोड को रन करता हूँ और मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, तो एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन आ गया मतलब एक्सेप्शन को डिटेक्ट कौन कर रहा है, पाइथन कर ले रहा है, एक्सेप्शन है ये। तो जब पाइथन एक्सेप्शन डिटेक्ट कर रहा है तो हमें सिर्फ करने की क्या जरूरत है, सिर्फ हैंडल कर लेना पड़ेगा, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ इसे हैंडल कर लेना है। तो यही गुगली बॉल था, बस डराने के लिए था कि बड़ा भारी भरकम है, कुछ नहीं। एक्सेप्शन किस लाइन में आ रहा है, तो जिस लाइन में एक्सेप्शन आ रहा है उसको किस में डाल देंगे, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। इसको हम किस में डाल देंगे, ट्राई ब्लॉक में डाल देंगे। ट्राई ब्लॉक में किसको डालेंगे, इसको डालेंगे। या जिस लाइन में भी एक्सेप्शन आ रहा है उन सब लाइन को हम किस में डाल देंगे, प्रोसेस कंप्लीटेड भी नहीं आना चाहिए अगर एक्सेप्शन आ जाता है तो इसको भी हम ट्राई ब्लॉक में डाल के छोड़ देंगे। एप्लीकेशन टर्मिनेटेड तो हर हाल में होना है, इसलिए उसको एक ट्राई में नहीं रखेंगे। और जहाँ ट्राई खत्म हो रहा है वहाँ क्या लगाएंगे हम, एक्सेप्ट, और क्या लगाएंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन। और अगर कुछ मैसेज देना है तो आप मैसेज दे दीजिए, और नहीं देना है जी, और यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं क्या, प्लीज एंटर एज इन डिजिट फॉर्मेट नॉट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। क्या ऐसा कुछ दे सकते हैं? हाँ, अगर मुझे लगता है ई में क्या मैसेज है वो भी देख लेते हैं, तो हम लास्ट में क्या लगा लेंगे, ई लगा लेंगे। और ये जो लाइन है चाहे एक्सेप्शन आए चाहे नहीं आए, ये दोनों लाइन तो हम करना ही है प्रिंट, तो इसको किस में डाल देते हैं बताइए, कल ही तो सिखाए हैं, फाइनली में डालेंगे। जिन लाइन्स ऑफ कोड को चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए हर हाल में चलाना है, उसको किस में लिखते हैं, फाइनली। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए 3 ब्लॉक बनाना पड़ता है, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली। अगर ये एक्सेप्शन पाइथन डिटेक्ट नहीं करता है तो मुझे यहाँ पे रेज लिखना पड़ता है, मतलब एक्सेप्शन को डिटेक्ट भी करना पड़ता। बट अभी एक्सेप्शन को डिटेक्ट कौन कर ले रहा है, पाइथन कर ले रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं इंटर एज ऑफ पर्सन, मान लीजिए हमने 22 डाला, ऑल सेट, कोई इशू नहीं, कोई एरर नहीं। दोबारा मैंने डाला यहाँ पे 10, अब जैसे ही 10 डालेंगे एक्सेप्शन डिटेक्ट होगा और एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अब एक हैंडल करने वाला कोड हमने लिखा है, तो क्या मैसेज आ गया है, यहाँ पे मैसेज आ गया है आपके पास, प्लीज एंटर एज इन डिजिट फॉर्मेट नॉट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। और यहाँ ये वाला मैसेज किसकी वजह से आ रहा है, जो रेज ब्लॉक में लिखा गया होगा, पाइथन ने लिखा होगा, वो वाला मैसेज आ रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद वेस्टेड। अब ये मैसेज बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैसेज किसका है, ये पाइथन का जो ओन रेज स्टेटमेंट होता है उसका ये मैसेज समझ में आ रहा है। तो मैं समझने की कोशिश कीजिए पहले। ऐसे आप जो सोच करके हमसे फंक्शन पूछ रही थी, बिना फंक्शन का भी कर सकते हैं, फंक्शन लगा के भी कर सकते हैं। आइए अब उसके ऊपर भी जरा बात कर लेते हैं। बाय द वे ये पाइथन डिटेक्ट नहीं करता इस एक्सेप्शन को, तो हाँ एक सिचुएशन वो भी ले लेते हैं। चलिए आज क्वेश्चन ही कर लेते हैं। एक सिचुएशन ऐसा है कि जिसमें हम बंदे का फोन नंबर लेना चाह रहे हैं और फोन नंबर की जगह पे कोई स्ट्रिंग डाल दे रहा है, मतलब डालना नहीं, डिजिट के जगह पे स्ट्रिंग डाल देगा तब तो एरर आना ही है, लेकिन स्ट्रिंग के जगह पे कोई अपना डिजिट डाल दे रहा है। ट्राई करें, चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं।
आप यही चाह रही थी ना, चेक करना कि वो डिजिट है कि नहीं। इसी के लिए एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? आप जितना सोच रही थी उतना सोचने की आवश्यकता यहाँ पे है ही नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि एक्सेप्शन डिटेक्ट करने के लिए ना आप वो लॉजिक ढूंढ रही थी, और वो एक्सेप्शन डिटेक्ट करके कौन बैठा हुआ है? पाइथन बैठा हुआ है। तो बस मुझे एक्सेप्शन को क्या कर लेना है? हैंडल। और हैंडल करने के लिए क्या होता है यहाँ पे? एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। क्लियरली समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए, जिसमें कि आप जो लॉजिक सोच रही थी वो हम लगा के देखें। ठीक है? आइए मैं किसी का नेम पूछना चाह रहा हूं, और नेम के जगह पे अगर वो नंबर डाल दे तो गड़बड़ होगा। चलिए, हमने लिखा नेम, क्या किया? इनपुट, इंटर नेम ऑफ अ पर्सन, इंटर नेम ऑफ अ पर्सन। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिखा हेलो और उसका नाम आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत? और बाकी चीज़ें जो है वो बात बनाने वाली, इंटरफेस डिजाइनिंग वाला, वो आप कर लीजिए। कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन एप्लीकेशन स्टार्टेड, और इसके बाद एप्लीकेशन टर्मिनेटेड हो गया ना? रन करके देखा जाए। ये सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, एग्जाम्पल एक्सेप्शन 2। ओके, कुछ गड़बड़? हाँ गड़बड़। चला, इंटर नेम ऑफ पर्सन, मान लीजिए हमने अमित डाला, सब कुछ सही है। ओके, फिर से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। अब अमित के जगह पे हमने डाल दिया यहाँ पे 55। क्या डाल दिया? अमित के जगह पे 55। तो क्या आ रहा है? हेलो 55। अब ये पाइथन के नज़र में एक्सेप्शन नहीं है, पाइथन के नज़र में ये एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हमारे नज़र में तो ये सही नहीं है, एक्सेप्शन है। तो यहाँ मुझे एक्सेप्शन को क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक्सेप्शन को डिटेक्ट भी करना पड़ेगा, थ्रो भी करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, मतलब कैच भी करना पड़ेगा। अब पिछले वाले एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में हमें सिर्फ क्या करना पड़ा था? एक्सेप्शन को सिर्फ हमें कैच करना पड़ा, हैंडल करना पड़ा। डिटेक्ट और थ्रो कौन कर रहा था? पाइथन कर रहा था। तो समझ में आ रहा है क्लियरली? लेकिन इस एग्जाम्पल में मुझे एक्सेप्शन को क्या करना होगा? एक्सेप्शन को हमें डिटेक्ट भी करना होगा, थ्रो भी करना होगा, और कैच भी करना होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? हाँ, अब यहां से लॉजिक ये देना होगा। दो तरीका है, या तो खुद का हम लॉजिक बनाएं, और खुद का अगर लॉजिक नहीं बनाना है तो बना बनाया जो फंक्शन है उसको यूज करें। तो चलिए पहले बना बनाया फंक्शन यूज करते हैं, फिर लॉजिक यूज बनाते हैं। तो पहले तो जिस लाइन में एरर आने की गुंजाइश है उसको किस में रखना चाहिए? और एप्लीकेशन टर्मिनेटेड को किस में रखना चाहिए? ऑलरेडी पता, ये तो हर हाल में करना है मुझे। और चलिए समझाने के लिए सिर्फ एक चीज और यहां अगर लिख दिया जाए, ऑल जितना भी रिसोर्स ये यूज कर रहा था उसको पहले रिलीज करवा लिया, उसके बाद एप्लीकेशन बंद करवाएंगे। ये दो काम तो हर हाल में करवाना है, इसलिए इसको किस में रखेंगे? फाइनली में। अब जब ट्राई ब्लॉक है तो क्या होगा? एक्सेप्ट ब्लॉक होगा। एक्सेप्ट क्या होगा? एक्सेप्शन एज, मान लीजिए एम डाल देते हैं,
मैसेज के रूप में जो भी रखना है। अब जो बात लिखनी है वो अभी नहीं पता तो अभी हम पास लिख के छोड़ देते हैं, है ना। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे जैसे ही इनपुट है नेम में, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि नेम डिजिट है कि क्या है, नेम डिजिट है या क्या है। तो इसे चेक करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है इज डिजिट, इज डिजिट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं नेम डॉट इज डिजिट, इज डिजिट। अब ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो या फिर डायरेक्ट हम यहीं पे लिख लेंगे इफ नेम डॉट इज डिजिट, मतलब अगर नेम क्या है, इज डिजिट है, अगर ऐसा है तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो एक एक्सेप्शन रेज हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, एक एक्सेप्शन रेज कर दीजिए। और क्या, नेम शुड बी, should be an a string, not a digit, not a digit। इस तरीके का। और अगर नहीं तो नाम उसका प्रिंट हो जाना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि नाम हमने डाला यहाँ पे रोहित, कोई इशू नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। फिर से मैं सेम कोड को रन किया और यहाँ नाम के जगह पे हमने डाल दिया 55। तो क्या आ रहा है, ऑल रिसोर्सेज, ये वाला चला, लेकिन नाम उसका प्रिंट हुआ नहीं, नाम प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ कुछ मैसेज भी नहीं आया सर। तो मैसेज क्यों नहीं आया, कोई बताएगा? क्योंकि हमने इसको ब्लैंक रखा है, कुछ लिखा ही नहीं है। चलो अगर पकड़ लिए तो पास एक कीवर्ड है। हाँ, पास एक कीवर्ड है जो किसी भी ब्लॉक को ब्लैंक रखने का काम करता है। किसी भी, जैसे कि नियम बोल दिया गया, जैसे सुनी होंगे शायद कभी, अगर रूरल एरियाज में रहने का मौका मिला होगा या अर्बन एरिया में भी, पता नहीं हर जगह का अलग कल्चर होता है कि अगर किसी के यहाँ का कुछ, आपके पास अगर कोई बर्तन आ गया पड़ोस के यहाँ से, तो उसको खाली नहीं लौटाया जाता है, कुछ ना कुछ उसमें डाल के दिया जाता है। तो उसी तरीके से जो ब्लॉक बनाते हैं, तो ब्लॉक को आप एम्प्टी नहीं रख सकते। लेकिन इन वर्स्ट केस अगर आपको कभी ब्लॉक को ब्लैंक करना है तो आपको पास लिखना पड़ेगा। अगर पास हम नहीं लिखते और ये ब्लॉक है तो यहाँ एरर थ्रो कर देता। तो पास एक कीवर्ड है किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। और ये पास बताता है कि आप इसको क्या रखना चाह रहे हो, ब्लैंक रखना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ ब्लैंक नहीं रखना है मेरे को, बल्कि यहाँ क्या मैसेज डाल देना है, एक्सेप्शन अकर्ड, और एम डाल देंगे क्योंकि एम में ही नहीं मैसेज आया होगा। हाँ सर बिल्कुल। अब अपने से कोई नाम मांग रहा है, मैंने यहाँ 55 डाला, क्या आ रहा है, एक्सेप्शन अकर्ड, नेम शुड बी अ स्ट्रिंग नॉट अ डिजिट। अब बताइए, एक बेहतरीन एग्जांपल है। और ऐसा होगा रियल टाइम, जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो पता चला हम नाम पूछ रहे हैं ससुरे से और डाल रहा है। बहुत सारे लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं प्रॉक्सी डेटा पास करने के लिए। तो इसके लिए जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे तो हाँ, हमें दो तरह का वैलिडेशन करना पड़ता है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। नहीं, अब जैसे कोई मेरे वेबसाइट पे गया, किसी कोर्स के बारे में इंक्वायरी करने के लिए जैसे ही गया, तो उसको एक फॉर्म आ गया कि फॉर्म डालिए। अब 100 में से 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइन फॉर्म फिलअप करने में बिलीव करते हैं, नहीं तो क्या चाहते हैं, डमी डेटा डालना चाहते हैं। अब पता चला फोन नंबर के जगह पे 8 डिजिट का डाल देंगे। अब उनका फॉर्म सबमिट ही नहीं होना चाहिए, या फोन नंबर के जगह पे ऐसा और @ आप पूरा मतलब सिंबल से भर देना चाह रहे हैं, तो होना ही नहीं चाहिए। तो दोनों लेवल पे वैलिडेट करना होता है, क्लाइंट लेवल पे, और जब क्लाइंट साइड से डेटा जा रहा है फेच होकर के सर्वर पे स्टोर होने, तो वहां भी वैलिडेशन होता है, जिसको बोलते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन। समझ आ रही बात? तो वैलिडेशन के वक्त भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक्सेप्शन को।
देखना है कि यूज़र गलती तो नहीं कर रहा है, चाहे वो इंटेंशनली भी कर सकता है और एक्सीडेंटली भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो फॉर्म वाला एग्जाम्पल लिया हूँ वो इंटेंशनली किया जाता है यूज़र के द्वारा, वो एक्सीडेंटली नहीं होता है। वो अपना इंफॉर्मेशन पास करना नहीं चाहता, इसलिए प्रॉक्सी डेटा डालना चाहता है। प्रॉक्सी तो सही है, इनवैलिड डालना चाहता है। जैसे फ़ोन नंबर डालना है तो 00 10 बार डाल देगा, तो एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। यही सारी चीज़ें किया जाता है। जैसे मेरे ही वेबसाइट पे कोई डमी डेटा डालना चाहेगा, नहीं डलाएगा। क्यों? वहाँ पे वैलिडेशन लगाए, अगर नहीं वैलिडेशन लगाते तो कोई कुछ और डाल के निकल जाता। तो OTP वाला कॉन्सेप्ट है तो नंबर वैलिडेशन। हाँ, वो चीज़ भी है, वो चीज़ भी है कि जैसे ही कोई डेटा फिल करे तो वो उसका फ़ोन नंबर जेन्युइन है कि नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए OTP वेरिफिकेशन लगाते हैं। और वो अब बहुत सारे लोग बोट का यूज़ करके फॉर्म भर देता है ससुरा, मतलब अपना दिमागो नहीं लगाना चाहता है, तो बोट से बचने के लिए कैप्चा डाल दिया जाता है, मतलब तू डाल तो मैं बात हर एक क्लाइंट के लिए सर यहाँ पर एक्सेप्शन चलाना पड़ेगा। काहे को सभी को एक, जितने भी जहाँ यूज़र इनपुट ले रहे हो, फिर भटक रहे हो तो जहाँ भी यूज़र इनपुट ले रहे हो, यूज़र इनपुट के लिए जितने लाइंस लिख रहे हो सबको ट्राई में लिख दो। अरे दिक्कत क्या है भाई, ट्राई के अंदर उस चीज़ को लिखेंगे, बाहर नहीं लिखेंगे। सीधी सी बात, उन लाइंस ऑफ कोड को जो यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए लिखा जा रहा है, या उन नंबर्स ऑफ लाइंस को जो फाइल या डेटाबेस या सर्वर से कनेक्टिविटी के लिए लिखा जा रहा है, ऑलवेज उसको किसके अंदर लिखना सही रहता है? ट्राई ब्लॉक। तो सर अगर यूजर सर कोई कुछ अगर गलत इनपुट अगर डालता है तो उसकी जगह पर कुछ मैसेज तो आना चाहिए। तो मैसेज के लिए ही ना आप लिख रहे हैं। सभी के लिए ना सर हम लोग मैसेज। हाँ, सभी के लिए मैसेज बनाएंगे, बिल्कुल, तभी तो एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर बनेगा आपका। सभी के लिए अगर मैसेज बनाएगा तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो हैवी नहीं होगा। अब नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हैवी होने से क्या होता है, रिलायबल भी तो होना चाहिए। जितना सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम सोचोगे कि कहीं जाना है तुमको 1 महीने के लिए, आपने एकदम लाइट रखने के लिए कुछ लेके, गमछो लेके नहीं जाओगे, तो फिर रहना आदि मानव की तरह। और अगर तुम थोड़ा तो हैवी बनाना पड़ेगा, अगर जा रहे हो 1 महीने के लिए, तो कम से कम जो बेसिक जितने हैं तुम्हारे यूज का सामान हो तो तुमको कैरी करना पड़ेगा। अब भारी हो जाए चाहे बहुत भारी हो जाए, कोई सब के लिए सर कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये जरूरी है। ये तो यहाँ पे तुम लिख भी दे रहे हो, मैं कल भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, कि जावा में तो अगर तुम फाइल कनेक्ट के लिए कोडिंग कर रहे हो, फाइल हैंडलिंग का, डेटाबेस कनेक्टिविटी का, तो बिना ट्राई ब्लॉक के बाहर लिखोगे तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, एरर दे देगा। क्योंकि जावा मान के चलता है कि चांसेस है, जब आप किसी फाइल्स को कनेक्ट कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, मान लो फाइल अवेलेबल नहीं है तो एरर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो जब भी ध्यान दो, बस 2 ही लाइन तो याद रखना है कि किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्स को जब आप एक्सेस करने जा रहे हो अपने प्रोग्राम में, या यूजर से वैल्यू गेट करने जा रहे हो, तो ये 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि एक्सेप्शन आने के प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और इन दोनों केसेस के लिए जो भी आप कोड लिख रहे हो उसको किस में लिखो? ट्राई ब्लॉक में लिखो। तो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन किया है, किसके लिए? एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। 3 नहीं 4, एक नंबर 0 डिवीजन वाला किए थे, एक बैंक वाला किए थे, एक एज वाला किया और एक नेम वाला किया। टोटल हमने 4 क्वेश्चन किया एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। और मुझे लगता है कि सिंटैक्स क्लियर है, लॉजिक क्लियर है कि कब लगाना है। रेडी नेक्स्ट टॉपिक के लिए? हाँ? अच्छा हाँ, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हम लोग इस डिजिट ना होता तो क्या होता, हम लोग इस काम को नहीं कर पाते? जी हाँ, बिल्कुल कर पाते।
उसके लिए हमें यहाँ पे लॉजिक ये देना पड़ता कि नेम, इफ नेम इक्वल टू क्या, या इज नॉट इक्वल, अच्छा ये क्या नेम वाला है, Yes. हाँ, इक्वल टू ज़ीरो, नेम इक्वल टू क्या, ज़ीरो। अगर नेम में कोई वैल्यू क्या डाल दिया हो, ज़ीरो डाल दिया हो, या ये जो और लिख रहे हैं ये क्या है, और जो लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं क्या, लॉजिकल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, लॉजिकल ऑपरेटर। या तो ज़ीरो डाला हो, राइट, या नेम में वैल्यू क्या हो, 1 हो, नेम में वैल्यू क्या हो, 1 हो। इस तरीके से कितनी बार कंपेयर करना पड़ेगा, 9 टाइम्स, 9 बार। अब इसी चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए एक ऑलरेडी फंक्शन बना दिया गया है, या हम खुद का भी एक फंक्शन बना सकते हैं। ये जो लॉजिक लिख रहे हैं उसको एक फंक्शन में डाल देंगे और बाद में यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। चलो फिलहाल हम इस लॉजिक को डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, इफ नेम इक्वल टू 1, या सर नेम में तो वैसा होगा ना कि एक इनपुट, जैसे सिर्फ कोई नेम में 9 डाला जैसे, तो अब जैसे 55 या 65 डाला तो उसमें 5 नहीं है, कंपेयर करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। बट वो एक कैरेक्टर कैसे रहेगा फिर string तो का? एक भी डिजिट आ गया तो बेकार हो गया, वो नाम नहीं होना चाहिए, एक भी डिजिट बस। जहाँ पर भी सर इंट आ जाएगा वहाँ पर सर आप देख लो, मैं वो हाँ, बता, एक करेगा। एक गलती मैं किया हूँ यहाँ पे। क्या गलती किया हूँ सरफराज, असाइनमेंट ऑपरेटर डाल दिया था, कंपेयर करना है ना। अच्छा, यहाँ सिंगल कोट में मैं 4, 5 को क्यों लिख रहा हूँ, जबकि मैं तो डिजिट से कंपेयर करना चाह रहा था। अच्छा, पूछने वाली थी, किसी और का ध्यान नहीं गया। देखो, जब इनपुट यहाँ पे लगाए हो तो जो इनपुट लिया वो तो है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ना, इंटीजर फॉर्मेट में तो तब होता ना जी जब इंट, लेकिन हमारा इंटेंशन तो था नहीं इंट लगाने का, हमें तो स्ट्रिंग ही चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग में ही कोई नंबर डाल रहा था, इसको हमको रोकना है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ रहा है, स्ट्रिंग को भी सिंगल या डबल कोट में लिखना पड़ रहा है, क्योंकि नेम में जो वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो स्ट्रिंग को ही ना कंपेयर करेंगे। पॉइंट समझ में आया। अब ये इस तरीके का जब तक थिंकिंग बिल्ड नहीं होगा, प्रोग्रामिंग में डेप्थ में नहीं घुसिएगा, ये अगर क्वेश्चन इसके दिमाग में आया था तब समझो सही डायरेक्शन में जा रही है कि क्यों ऐसे लिखेंगे, हम तो इसको डिजिट मान के चल रहे हैं, नहीं डिजिट मान रहे हैं लेकिन इंटरनली ये है क्या, अभी स्ट्रिंग है। नेम इक्वल टू 6। जैसे इज डिजिट फंक्शन है वैसा स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए भी फंक्शन रहता है। नहीं, अगर डिजिट नहीं है तो स्ट्रिंग है, अगर कोई @ डाले तो वो तो एक्सेप्ट वो भी स्ट्रिंग में, हाँ बिल्कुल। और अगर फिर भी बचना है तो एक उसका भी ऑप्शन, देखो हर कैरेक्टर का एक ASCII वैल्यू, और यही चीज़ करते हैं जब फॉर्म वैलिडेशन लगाते हैं तो वहाँ पे ASCII वैल्यू से ही उठा लेते हैं कि अगर ASCII वैल्यू 30 से लेकर के 62 तक है तो उसको अलाउ नहीं करना। अल्टीमेटली जो ब्रह्मास्त्र है वो है ASCII वैल्यू, कि हर कैरेक्टर का ASCII वैल्यू है। अब मुझे पता होना चाहिए कि किस कैरेक्टर का क्या ASCII वैल्यू होता है, नहीं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, निकाल लो आप और वो रेंज डाल दो, फिर उस रेंज को अलाउ करना है कि नहीं करना है अलाउ। नेम इक्वल टू 7 और नेम इक्वल टू 8 और नेम इक्वल टू 9 ऑल सेट। बस अब अगर हम रन करके देखते हैं इसको, पहले तो इसको बंद करो, इंटर नेम अगर मैंने यहाँ पे डाला सही, अमित बिल्कुल सही काम कर रहा है। वापस से रन करता हूँ मैं, अमित के जगह पे मैंने डाल दिया 555, क्या आ गया, हेलो 555। ओह, यहाँ तो कुछ गलती हुई। क्या गलती हुई है, यहाँ तो एक्सेप्शन वाला कोड ही नहीं चला, मतलब इसके नज़र में एक्सेप्शन डिटेक्ट इस बार नहीं। अच्छी बात है, एक सेकंड।
अगर नेम ऑफ पर्सन मान लिया जाए कि हमने डाल दिया 5, यही चीज हाँ यह एक्सेप्शन डिटेक्ट हुआ, लेकिन 555 अगर आ गया तो वो डिटेक्ट नहीं किया। वो easy, तो फिर वो कितना लंबा जाएगा? तो यहाँ कुछ अलग लॉजिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम कर रहा है लेकिन सिंगल डिजिट के साथ, और इस तरीके से 3 और 4 डिजिट तक बनाने का लॉजिक तो बहुत टफ होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेंज या लूप यूज़ करना पड़ेगा मुझे, रेंज या लूप यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इससे काम तो चलेगा नहीं। So, इस डिजिट तो वो पूरा 55, 56 भी तो हाँ वो catch सब करता वो है, सब पूरा सब नंबर वो digit पूरा करता नंबर, है। तब ना 55 भी डाले थे तो Yes, काम sir. किया था। If name is greater than equal to 0 or name is less than equal to 9999, कितनी बार, मान लो 5, 6, 7, 8, 10। So, ये डिजिट वैल्यूज फिर लेगा उस तरीके से, तो मतलब digit- integer वैल्यूज स्ट्रिंग में है तो हाँ ये एक लॉजिक है, नहीं लेना चाहिए। नेम ऑफ पर्सन क्या डालता हूँ, अमित डालता हूँ, तो अमित अगर मैंने डाला तो भी क्या आ रहा है, नेम शुड बी अ स्ट्रिंग। नेम मतलब यहाँ एक्सेप्शन इसको अभी भी आ रहा है, बट एक्सेप्शन अभी नहीं आना चाहिए था। और अगर मैंने डाला कुछ भी लाइक 555, तो अब हर कंडीशन में क्या कर रहा है, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। एक्सेप्शन ही इसको डिटेक्ट कर रहा है। ये क्या लिखा गया, नेम शुड बी 0 और नेम शुड बी। नंबर डाल अगर नेम हमने क्या डाला, यहाँ पे अमित डाला, तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं डिटेक्ट होना चाहिए था, है ना। और यदि हमने यहाँ पे डाला होता कुछ भी, कोई भी नंबर डाला होता, तो यहाँ एक्सेप्शन डिटेक्ट हो रहा है, ये तो सही है। So, इसमें वैसा कोई फंक्शन है जो जैसे एक एक स्ट्रिंग को पिक करते हैं करके जावा में ऐसे? नहीं। तो चलो कोई नहीं, क्या लिख करके भी हम काम कर लेते हैं अपना। नेम डॉट इज डिजिट, इज डिजिट। अब हम लोग देखते हैं कि ये काम कर रहा है, नहीं अभी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यहाँ पे हमने इसका ब्लॉक नहीं बनाया। अब कोड देखते हैं हम लोग, जैसे हमने लिखा अमित, परफेक्टली काम किया। अब अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं किसी का नाम 555, तो क्या कहेगा, नहीं सर, अगर चल। कोई अमित 5 डाला तो अब अमित 5 डाला तो अमित 5 डाला, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय तृतीय तो हो सकता है ना। तो अमित 5 को अगर ये देखा जाए तो स्ट्रिंग के साथ अगर कोई नंबर डाल दिया तो वो प्योर क्या माना जाएगा, स्ट्रिंग माना जाता है। ये प्रोग्रामिंग का रूल है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। अब एक और केस बनता है कि कोई 5 अमित डाल दिया तो, पहले डिजिट डाल दिया तो, ये भी तो एक केस हो सकता है। तो भी एक्सेप्ट कर ले रहा। लेकिन अगर सिर्फ कोई इंटीजर डालता है, सिर्फ इंटीजर डालता है तो एक्सेप्शन आ रहा है। सही तो है, यही होना भी चाहिए। चलिए, तो ये तो बात यहाँ तक की हो गई। अच्छा, एक चीज़ और है कि लूप पढ़ाए थे आप लोगों को, लूप पढ़ाए हैं। अच्छा, लूप में कंटिन्यू बताए हैं, कंटिन्यू, ब्रेक और पास। पास तो अभी बता दिए, ब्रेक बताए हैं, पास कंटिन्यू बताए हैं।
कंटिन्यू भी नहीं बताया। आइए तो देखो अभी एक अलग क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हम लोग कंटिन्यू और ब्रेक और पास का यूज़ करते हैं। तो चलो कुछ कीवर्ड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक कंटिन्यू, ब्रेक और पास। कंटिन्यू, ब्रेक और पास। अब इसमें स्विच केस भी होता है क्या? ना, इसमें स्विच केस नहीं होता, इफ होता है। इसमें फॉर होता है, वाइल होता है, लेकिन डू वाइल नहीं। कंटिन्यू, ब्रेक और पास, इसको बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। ये क्या है? स्टेटमेंट है, कोई फंक्शन नहीं है। क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट। अब सारे का अलग अलग काम है। जैसे कि अगर हम कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू करता है स्किप नेक्स्ट लाइन्स in the block and transfer control at beginning का यही स्पेलिंग होता है, beginning at the block। ये क्या करता है? कंटिन्यू का काम है कि जहां कंटिन्यू इसको स्टेटमेंट दिख गया तो उस जिस ब्लॉक में कंटिन्यू लिखा गया है उसके आगे के लाइंस को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि फिर कहां भेज देगा? शुरू में। अब जैसे कि मान लिया जाए एक लाइन में 20 लोग बैठे हुए हैं और सबको अभी कोल्ड ड्रिंक्स बांटना है। जो बांटने वाला है उसको जहां कंटिन्यू नाम का कीवर्ड दिख जाएगा वहां से बाकी लोगों को छोड़ देगा, जो लाइन में है लाइन ही में रहेगा, फिर पहले वाले से देना शुरू करेगा जहां कंटिन्यू मिल गया वहां। ये पॉइंट समझ में आया? कंटिन्यू क्या करता है? स्किप करता है नेक्स्ट लाइन को जो उसी ब्लॉक में लिखा गया है जिस ब्लॉक में कंटिन्यू है, और ट्रांसफर कर देता है कंट्रोल को कहाँ? बिगनिंग और एट द ब्लॉक के सिर्फ बिगनिंग। अब जैसे मान लो एक लाइन से यहाँ 20 बच्चे बैठे हुए और सबको अभी समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना है। और ये जिम्मेदारी मान लो कि दे दिया गया है दीपू को कि सबको समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स बांटना है। अब दीपू को एक कंडीशन दिया गया कि जहां कंटिन्यू दिख जाएगा तो वहां से फिर स्किप करके शुरू से सबको बांटना शुरू करना। तो ये क्या करेगा? जहां इसको दिखा कंटिन्यू तो बाकी लोगों को छोड़ेगा, फिर कहां से शुरू कर देगा? पहले वाले बच्चों से फिर से देना शुरू कर देगा। ये काम है किसका? कंटिन्यू। अब बहुत सारे केसेस में इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लो, मान लो 1 से 100 के बीच का हमको चाहिए नंबर, लेकिन सिर्फ हमें चाहिए क्या? इवन नंबर। ऑड को प्रिंट नहीं करना है तो हम कंटिन्यू को यूज कर सकते हैं। मान लो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे उन एज ग्रुप वाले को रखना है जो सिर्फ 50 से छोटे हैं और वो इवन नंबर वाले। मान लो यहाँ 1 साल से लेकर के या 5 साल से लेकर के 100 साल तक के बच्चे हैं या 80 ईयर्स ओल्ड तक के लोग हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ 50 से जो कम है और उसमें भी जो इवन वाले हैं उन्हीं को रखना है, या जो लीप ईयर वाले हैं उन्हीं को रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम कंटिन्यू का यूज करेंगे। मतलब लिस्ट में से कुछ को स्किप करना है, कुछ ही को रखना है, तो वहां कंटिन्यू का यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंटिन्यू के बाद ब्रेक। क्या है? ब्रेक क्या करता है? ये स्किप नहीं करता है बल्कि सीधा आपको ब्लॉक से बाहर कर देता है ना? एग्जिट फ्रॉम द ब्लॉक है ना? ये सीधा ब्लॉक से बाहर कर देगा। और तीसरा है आपका पास क्या करता है? हाँ, तीसरा का काम होता है allow to create a blank block। ऐसे जनरली ब्लॉक ब्लैंक नहीं रह सकता, लेकिन आप पास की मदद से क्या कर सकते हैं? किसी ब्लॉक को ब्लैंक रख सकते हैं। जैसे हम कोई क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट, अब अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि स्टूडेंट के बारे में क्या क्या जानकारी रखनी है, लेकिन स्टूडेंट क्लास होगा जरूर।
तो क्लास बनाते वक्त हम क्या रखेंगे, बस क्लास का नाम, लेकिन उस ब्लॉक को भी एम्प्टी रखना चाह रहे हैं, तो किस कीवर्ड का यूज करेंगे, पास का। आइए इन तीनों का हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम लोग कवर कर लें। चलो एक नंबर इनपुट लेते हैं। नंबर इनपुट लेने के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इंट इनपुट इंटर अ नंबर इनपुट हो गया। अब अगर हम एक लूप चलाएं फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या डाल देंगे, नम, तो ये क्या प्रिंट करेगा, गेस करो तो पहले। 0 से लेकर के अगर नंबर मान लो कि हमने 50 डाला है तो 49 तक प्रिंट करेगा, यही ना करेगा। अगर अभी मैं रन करूं और मैंने एग्जाम्पल कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसा डाला हमसे नाम पूछ रहा है, मैंने यहाँ मान लो 11 डाला, तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 10 तक प्रिंट कर देगा, यही ना। अच्छा, अगर हम 1 से लेकर 10 तक करना चाहें तो, या उस नंबर तक, तो पहले 1 लिखेंगे और यहाँ +1 लिखेंगे। अब अगर हम बाय द वे 10 डालें तो क्या करेगा, ये 10 तक प्रिंट करेगा, 1 से लेकर 10 तक। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट करो, ऑड को क्या कर दो, और ऑड को छोड़ दो। तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? जी हाँ, कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ अगर कंडीशन नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ पे बिना कंडीशन का कंटिन्यू लगा दिए तो क्या होगा, इमेजिन करो। इमेजिन क्या है, लॉजिक है, सोचो क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ इसको कंटिन्यू मिलेगा बार बार लूप के बिगनिंग में भेज देगा। प्रिंट करके देखो कितना फनी बनाई है। अगर 11 डाल देंगे फिर भी कुछ नहीं करेगा, आपको भी लगेगा कि अरे यार प्रिंट करने वाला कोड लिखा है, कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है। तो प्रिंट करने तो दे, ये कंटिन्यू, अनकंडीशनली हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिए हैं। और अगर अनकंडीशनली कंटिन्यू लगा दिए हैं तो बिना कोई कंडीशन का, बिना कोई शर्त चेक किए हुए, ये बार बार कंट्रोल को आई तक जाना ही नहीं देगा, प्रिंट आई पे जाने ही नहीं देगा। क्योंकि यही ना पढ़े हम लोग कि कंटिन्यू जहां मिलेगा, स्किप नेक्स्ट लाइंस इन द ब्लॉक एंड ट्रांसफर कंट्रोल एट बिगनिंग एट द ब्लॉक। जहां इसको कंटिन्यू मिल जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल जाने ही नहीं देगा, बल्कि बिगनिंग में कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा। सर अगर कंटिन्यू से पहले कोई प्रिंट स्टेटमेंट दिए तो वो चलता बस एक बार ही, या फिर वो जितना टाइम, जितनी बार रिपीट होता उतनी बार चलता। जैसे हबनेट, जैसे मैंने यहाँ लिखा होता हबनेट, तो हबनेट उतनी बार चलेगा। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर 10 डाला तो 10 टाइम्स हबनेट प्रिंट होगा, लेकिन 1-2 नहीं प्रिंट होगा, हुआ डिजिट नहीं। और मान लो कि यहाँ पे मैं वो भी दे देता हूँ एंड, ये क्यों दे रहा हूँ, शायद समझ में आ रही बात। मैं चाह रहा हूँ नहीं लाइन चेंज ना हो। और अभी हम कंटिन्यू को हटा देते हैं, अभी देखो कैसा प्रिंट होगा। हबनेट 1, हबनेट 2 एंड सो ऑन, हबनेट 10 ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2 प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ हूँ मैं। लेकिन मान लो कि हम कंटिन्यू कहाँ पे लगा रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ पे लगा रहे हैं, तो क्या होगा बच्चा, ये तो प्रिंट होगा, लेकिन जहाँ कंटिन्यू मिला आगे के लाइन को स्किप करेगा, स्किप नेक्स्ट लाइंस इन द ब्लॉक एंड ट्रांसफर कंट्रोल एट बिगिनिंग एट द ब्लॉक। मतलब जहाँ इसको कंटिन्यू मिल गया तो फिर यहाँ से भेजेगा, फिर ये लाइन दिखेगी इसको, फिर चलेगा, फिर इसको स्किप करेगा। अब अगर देखो आ करके, अगर आप 10 भी डालते हैं तो सिर्फ हबनेट 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। अब अगर एक सवाल हम पूछते हैं कि हबनेट इस बार एक के लाइन में काहे रह गया, क्योंकि आप यहाँ एंड लगाए हो। अब पिछली बार काहे चेंज हो रहा था, क्योंकि प्रिंट लाइन भी प्रिंट करता है और लाइन चेंज भी करता है, और ये वाला तो चल नहीं रहा है, इसलिए लाइन चेंज हो नहीं रहा है। लेकिन ये कंडीशनली लगाना था, अनकंडीशनली नहीं लगाना था। तो क्या कंडीशन लगाएंगे, यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अब तब कंटिन्यू करो जब ये इवन अच्छा ऑड पे सोचे थे ना जी, इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कर देते हैं तो ऑड पे करेगा। मान लो यहाँ पे 10 डालते हैं
तो सिर्फ इवन पे प्रिंट किया 2 4 6 8 10, लेकिन हबनेट 10 बार प्रिंट हुआ है, ये भी याद रखिए। अब ये मज़ा नहीं आया, हबनेट भी उतनी ही बार प्रिंट हो, हबनेट 10 बार हुआ है, नंबर भले ही उतनी बार नहीं हुआ है। तो ऐसा इसलिए कि ये पहले ही लिख दिया गया है। अगर इसको भी हम लोग यहाँ से कट कर लें और यहाँ पे इसको कंट्रोल भी कर लें, अब वैसा ही आएगा। अगर 11 भी डाल देंगे तो क्या आएगा, 2 4 6 8 10। तो आई थिंक कंटिन्यू समझ में आया आप लोगों को। कंडीशनली भी लगा सकते हैं, अनकंडीशनली भी लगा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू हमेशा कहाँ लगाना चाहिए, कंडीशनली लगाना चाहिए। अनकंडीशनली लगा दोगे तो ब्लॉक में फिर कुछ और लिखने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब ज़रा ब्रेक की बात करते हैं कि ब्रेक कब लगाओगे। अगर हम अभी डायरेक्ट ब्रेक लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। अभी ब्रेक नहीं लगाते हैं, अभी ब्रेक लगा देते हैं। अब क्या होगा सोच के बताओ। ब्रेक मतलब हबनेट प्रिंट होगा कि ना होगा, 1 2 3 प्रिंट होगा कि नहीं होगा, कई बार प्रिंट होगा हबनेट, एक बार हबनेट प्रिंट होगा, क्योंकि जैसे ही दूसरे इटरेशन में जाएगा तो इसको क्या मिल गया, ब्रेक। अब ब्रेक मिलेगा तो क्या करेगा, इस ब्लॉक से बाहर कर देगा, फॉर ब्लॉक से बाहर हो जाएगा, तो एक ही बार हबनेट प्रिंट होगा। अगर अभी हम लोग 10 भी डालेंगे लेकिन हबनेट कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार, क्योंकि दूसरे इटरेशन में क्या हो रहा है, ब्रेक लग जा रहा है। तो ये तो अनकंडीशनली ब्रेक लग गया है। अगर हम कंडीशनली ब्रेक लगाना चाहेंगे तो क्या डालेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि आई का वैल्यू जब 5 के बराबर हो जाए तब ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक मत करना। अब ज़रा देखते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे, मान लो 20 डाल देंगे तो 5 बार तक जाएगा, छठे बार में नहीं जाएगा। तो ब्रेक का मतलब समझ में आ गया। ब्रेक क्या करता है, लूप के अंदर कुछ भी और लिख दोगे वो काम नहीं करेगा। जैसे प्रिंट टेस्ट द ब्रेक, टेस्ट द ब्रेक। अब ये टेस्ट द ब्रेक कितनी बार प्रिंट होगा, टेस्ट द ब्रेक वही उतनी ही बार होगा, टेस्ट द ब्रेक। अरे तुम इसके आगे या पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ही आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तो ब्रेक लग गया, तो ब्रेक लग गया तो आगे का भी लाइन नहीं चलेगा, पहले का भी लाइन नहीं चलेगा, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि ब्रेक लगने का मतलब क्या है, इस ब्लॉक से ही बाहर कर देना, ये ब्रेक लगने का मतलब। तो ब्रेक, अब चलो एक एग्जांपल करते हैं, शायद ब्रेक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम है, मान लो एक हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट है और कोई प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में भी 10 पीस है। अगर 10 पीस तक कोई ऑर्डर प्लेस करता है, या 10 एक ही बंदा कर दे या 10 अलग अलग कस्टमर करे, तो हाँ उसका क्या होना चाहिए, ऑर्डर एक्सेप्ट होना चाहिए। आई ग्राहमा जैसे ही ऑर्डर आए तो क्या होना चाहिए, नॉट अवेलेबल आना चाहिए, है ना। तो यहाँ किसका यूज करेंगे हम, ब्रेक का यूज बहुत भयानक होगा, बहुत अच्छा से कर सकते हैं। करके देखें कि आप लोग के भरोसे छोड़ दें, चलिए करके देख लेंगे, फिर कुछ और क्वेश्चन दे देंगे आपको इस पर। जो इसी में कर लें या फिर अलग कर लें, इसी में कर लेते हैं। तो ये जो लाइंस लिखी गई है उसको हम अभी फ़िलहाल के लिए क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं। अब अपने कोड पे आ जाते हैं। अब स्टॉक तो हर बार अलग अलग होगा, तो अभी स्टॉक पूछ लेते हैं, हालांकि ये रेलेवेंट नहीं है, स्टॉक पूछना थोड़ी पड़ेगा वो भी यूज़र से। स्टॉक तो कहीं रखा हुआ रहेगा डेटाबेस में, वहाँ से उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी डेटाबेस से उठाना नहीं जानते हैं, छोड़ देते हैं अभी हम लोग, अभी यूज़र से ही ले लेते हैं। हालांकि डिस्क्लेमर है कि रेलेवेंट नहीं, ऐसा नहीं रियल टाइम में करते, लेकिन फ़िलहाल हम चूँकि डेटाबेस नहीं अभी पढ़े हैं इसलिए यहाँ यूज़र से ही ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा स्टॉक इंट और
इनपुट इंटर स्टॉक वैल्यू, तो स्टॉक में कितना वैल्यू है वो क्या कर लो, इनपुट ले लो। अब उसके बाद क्या पूछना है, कितना आप ऑर्डर कितने प्रोडक्ट के लिए करना चाह रहे हो। ऑर्डर वैल्यू क्या लिखते हैं, ऑर्डर वैल्यू, वो भी। अब ऑर्डर वैल्यू क्या होगा वो भी पूछ लो भाई। इनपुट इंटर ऑर्डर वैल्यू, कितना ऑर्डर करना है वो पूछ लिया जाए। चलो ये भी सही है। अब एक लूप चला देंगे, तो फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या होना चाहिए, जितना वो भी डाला है वही उतना ही बार ऑर्डर एक्सेप्ट होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई 3 प्रोडक्ट बोला है तो 3 बार ऑर्डर एक्सेप्ट दिखाना चाहिए कि आपका तीनों ऑर्डर एक्सेप्टेड है। अगर कोई 4 किया तो 4 का दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन वो कब तक दिखाना चाहिए, जितना कि स्टॉक में है मेरे पास। तो फिलहाल कोड लिखते हैं, फिर एरर करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे, एक मैसेज बस दे दो भाई। क्या मैसेज दे दो, ऑर्डर ऑर्डर एक्सेप्टेड का एक मैसेज दे देना है। अब ये कितनी बार, और मान लो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आई का वैल्यू भी दिखाए, तो आई पहले डाल देते हैं। ऐसे डाल सकते हैं या नहीं जी, बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन अब कंडीशन ये करना पड़ेगा कि आई मत डालो बल्कि i+1 करो, क्योंकि 0 ऑर्डर एक्सेप्टेड कुछ सेंस नहीं बनता है। अच्छा चलो, अब आते हैं इसके ऊपर। क्या पूछ रहा है, स्टॉक वैल्यू। मान लो स्टॉक वैल्यू मेरा 6 है, स्टॉक में 6 बचा हुआ है। आप किसी ने ऑर्डर क्या किया, 5 किया, तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर एक्सेप्टेड 5 बार। सही बात है। और सुंदर बनाएंगे इसको, और थोड़ा इसको हम रियलिस्टिक करेंगे, लेकिन बस अभी पहले ब्रेक को समझने के लिए एग्जाम्पल लिया होगा। लास्ट में ये भी बता दें कि कितना रिमेनिंग हमारे पास स्टॉक है वगैरह वगैरह, है ना। तो फंक्शनलिटीज जितना चाहोगे उतना बढ़ाते रहो। लेकिन देखो अभी बग के ऊपर आना, अभी तक कोई बग नहीं था, अब आपको बग समझ में आएगा। क्या बग समझ में आएगा, मान लो हमारे पास प्रोडक्ट ये है और किसी ने 10 ऑर्डर कर दिया, उतनी समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक हमारे पास 5 ही था और ऑर्डर एक्सेप्ट कितना हमने करे, ये तो सही नहीं है। होना क्या चाहिए था कि जो हमारा वैल्यू है उतनी बार तो ऑर्डर एक्सेप्टेड होना चाहिए था, और नेक्स्ट टाइम से क्या होना चाहिए था, नॉट एक्सेप्टेड या आउट ऑफ स्टॉक, या जो भी मैसेज आपको देना है दे दोगे आप। तो कैसे, क्या करना पड़ेगा, यस यहाँ प्रिंट करने से पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। क्या कंडीशन चेक करेंगे, इफ वो भी इज ग्रेटर देन, काहे का इक्वल टू, जब इक्वल टू रहेगा तब तक तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। जैसे ही ग्रेटर देन स्टॉक हो तो नहीं, ब्रेक तो बाद में, पहले तो एक बार लिख तो दें आउट ऑफ स्टॉक। तो प्रिंट क्या कर दो, तो प्रिंट कर दो आउट ऑफ स्टॉक, ये प्रिंट। और अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला पार्ट कहाँ लिखेंगे, एल्स में, एल्स ऑर्डर एक्सेप्टेड। अब अगर हम इसे रन करते हैं, इंटर स्टॉक वैल्यू पूछ रहा है मेरे से, अच्छी बात है। स्टॉक वैल्यू मान लो कि हमने 5 ही रखा और इस बार भी हमने 10 ही डाल दिया ऑर्डर, तो ये क्या 10 बार चला कि नहीं चला, नहीं। अब ये तो और बहुत बेकार लग रहा है, ये 10 बार क्या आ गया, आउट ऑफ स्टॉक। ये तो और बेकार हो गया। तो हम लोग कंपेयर किसको कर ली, ओवी को थोड़ी करेंगे। यहाँ कंपेयर किसके साथ करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, स्टॉक को किसके साथ, आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ, है ना।
ओबी से तो वैल्यू आई में आएगा, आई से इसको कंपेयर करना है। मान लो हमने 5 डाला और क्या डाल दिया, 10 डाल दिया, तो ऑर्डर एक्सेप्टेड कितनी बार आया, 6 बार आया, जबकि क्या आना चाहिए था, 5 बार आना चाहिए था। तो एक बग और है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ऐसा इशू आ रहा है। यहाँ 1 से डाल दोगे तो इशू नहीं आएगा, और यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। अब जब आएंगे हम फिर से देखते हैं, हमने 5 डाला और 10 ऑर्डर गया तो कितनी बार आएगा। अच्छा, फिर ऑर्डर हैज़ में माय बैड, अच्छा वो दिखाने की वजह से एल्स वाले पार्ट में बस आई लिख देना है, इसलिए इशू था। एक्चुअली 5 ही बार काउंट हो रहा है। अब अगर हमने 10 बार भी किया तो क्या आ रहा है, ऑर्डर एक्सेप्टेड कितनी बार, 5 बार, और 5 बार क्या आ रहा है, आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन अब 5 बार आउट ऑफ स्टॉक देने का क्या मतलब है, 6ठे बार में आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए। तो जहां आउट ऑफ स्टॉक हुआ उसके बाद आगे क्या करना है, आगे ब्रेक कर दो। अब जब हम रन करके देखेंगे यहाँ, और हमने इंटर स्टॉक वैल्यू क्या डाला, स्टॉक हमने डाला मान लिया जाए 6, और ऑर्डर किसी ने अगर 12 भी डाल दिया तो 6 बार एक्सेप्ट होगा, और 7वें बार में क्या हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक। तो समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक का यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। अब रही बात पास का, तो अगर मान लिया जाए हमने कोई भी ब्लॉक लिखना चाहा, मान लो एक क्लास ही बनाना चाहा, हमने क्या बनाना चाहा, एक क्लास बनाना चाहा, आगे हम सिखाएंगे। क्लास का नाम मान लो स्टूडेंट रखा हमने, लेकिन स्टूडेंट के अंदर मुझे कुछ भी नहीं रखना, अभी समझ में नहीं आ रहा कि स्टूडेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। तो क्या ये कोड चलेगा हमारा, नहीं चलेगा, इनफैक्ट एरर आ जाएगा। क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर क्लास डेफिनेशन ऑन लाइन नंबर 21। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे इसका जो है कुछ ना कुछ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ब्लॉक में कोड लिखना पड़ेगा। तो अगर कुछ नहीं लिखना है तो क्या लिख के छोड़ सकते हैं, पास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हमने 5 डाला तो 3 बार एक्सेप्टेड, आउट ऑफ स्टॉक, इसके वजह से कोई एरर नहीं फेस करना पड़ा। तो ये कहानी था किसका, कंटिन्यू, ब्रेक और हाँ हाँ हाँ, तो दिखा सकते हैं। चलो आप इस पार्ट को कर, अभी जैसे कि स्टॉक मान लो कि मेरे पास 10 है, किसी ने ऑर्डर 3 किया, तो 3 बार ऑर्डर एक्सेप्टेड, आउट ऑफ स्टॉक कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन अब मुझे हर हाल में दिखा देना है कि कितने मेरे पास रिमेनिंग स्टॉक। यहाँ पे रिमेनिंग स्टॉक, आर स्टॉक इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्टॉक माइनस वो भी है ना, या उससे पहले एक कंडीशन लगा लेंगे, इफ स्टॉक इज लेस देन ओबी ऑर्डर वैल्यू। अगर ऐसा है तो यहीं पे एक मैसेज क्या दे दो, एक मैसेज दे दो आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक नहीं, और साथ में क्या प्रिंट करना है, रिमेनिंग स्टॉक इज, और जो भी स्टॉक का वैल्यू है वो पूरा का पूरा रिमेनिंग रहेगा। अगर ऐसा नहीं हो बच्चा तो क्या करना है, एल्स, और यहाँ पे क्या देना है, आर स्टॉक इक्वल टू स्टॉक माइनस ओ भी। लेकिन अभी प्रिंट नहीं करना है इसको, हाँ ये प्रिंट कहाँ करना है, ये चलने के बाद। यही लॉजिक तो समझना है कि कब कहाँ क्या कोड लिखना है मुझे। इसको यहीं पे लिखवा दिए, क्यों, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ तो कुछ मुझे दिखाना है और मैसेज उसको, ऑर्डर एक्सेप्टेड, तो जहाँ ऑर्डर एक्सेप्टेड हो गया उसके बाद दिखाना है फिर मुझे। स्टॉक इज, और क्या रिमेनिंग स्टॉक होगा, आर, यही है ना।
मान लो स्टॉक है 5 और ऑर्डर किसी ने 10 कर दिया, तो यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक। अब उसके आगे भी चल रहा है यहाँ पे, ये नहीं चलना चाहिए था नहीं ना चलना चाहिए था, ऑर्डर हैज़ बीन एक्सेप्टेड भी आ गया, तो इसमें भी थोड़ा ब्लीच है। होना क्या चाहिए कि जैसे ही ये कहानी हो गया इफ स्टॉक इज इक्वल टू दिस आउट ऑफ स्टॉक, और यहीं पे क्या लगा दो, उसके बाद यहाँ भी ब्रेक लगेगा। आप देख रहे हो, ये समझना पड़ेगा आपको कि कहाँ ब्रेक की ज़रूरत है, वहाँ ब्रेक लगाइए। अब आप ड्राइविंग ही करते हैं तो रटायर थोड़ी रहता है कब ब्रेक लगाना है, आपको खुद सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सेलरेट करना है। अब क्या है, ब्रेक आउटसाइड, अब ब्रेक को लूप के बाहर नहीं लगा सकते क्योंकि टर्मिनेट नहीं करना है, लूप तो है नहीं। चलो, तो अब उपाय क्या है? उपाय तो हमको हर हाल में ये करना है कि जैसे ही अगर आउट ऑफ स्टॉक हो तो आगे की लाइन चलनी ही नहीं चाहिए। हालांकि चलाना तो है ही तरीके से, तो क्या करना, मेरे को चलाना है ताकि 5 बार तो ऑर्डर एक्सेप्ट होना चाहिए ना, 5 बार ऑर्डर एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ पे लिख करके इसी को क्या कर रहा है, हाँ, एंड होता है, एग्जिट होता है, तो वो करना नहीं। अगर ये कर देंगे तो गड़बड़ ये होगा कि ये वाला लाइन तो चलेगा नहीं, इसका लॉजिक तो फिर फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ मत दो, बल्कि ये दे सकते हो, आउट ऑफ स्टॉक वाला लॉजिक कुछ भी नहीं लगाना है, ये भी नहीं लगाना है, रिमेनिंग बैलेंस वाला लगाना था ना, तो इफ तिफ हटा दो। बल्कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर स्टॉक इक्वल टू, अब ज़रा देखते हैं कि क्या लॉजिक आता है। अगर हमने 5 रखा और 3 लिया तो क्या आ रहा है, ऑर्डर हैज़ बीन एक्सेप्टेड और रिमेनिंग बैलेंस कितना है, 2। ऑर्डर एक्सेप्टेड, रिमेनिंग बैलेंस क्या है, 2, और रिमेनिंग बैलेंस क्या है। अब अगर यहाँ रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है तो ऐसे रिमेनिंग बैलेंस ना आए, बल्कि हर बार वो बताते जाए कि अब कितना बचा हुआ है, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा। तो यहाँ मत घटाओ, फिर यहाँ मत घटाओ, बल्कि कहाँ घटा दो, यहाँ घटाओ, एल्स वाले पार्ट पे आ जाओ, या फिर यहीं पे आ जाओ, हर हाल में तो बताना ही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल भी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्टॉक इक्वल टू स्टॉक माइनस वो भी, ये हर बार घटाता जाएगा वो भी। या आर स्टॉक मत करो, यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दो, स्टॉक इक्वल टू स्टॉक में जो वैल्यू है उसमें से ओबी को घटा कर करो, ताकि स्टॉक ही अपडेट होता रहेगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब गड़बड़ कहाँ पे हुई है, अच्छा, फॉर में ब्लॉक ही हटा दिया हूँ मैं। अगर मान लो कि हमने 5 डाला और 3 का ऑर्डर हुआ है तो क्या आ रहा है, ऑर्डर हैज़ बीन एक्सेप्टेड पहली बार, रिमेनिंग स्टॉक 2 दिखा रहा है, ऑर्डर 3 का गया है तो क्या आएगा, तो 2 दिखा रहा है, ये तो सही है। और उसके बाद क्या आ गया, आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया है, घट करके कम हो गया है। तो कोई नहीं, इसको आर ही स्टॉक कर दो, क्या कर दो, आर स्टॉक कर दो। और यहाँ हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, स्टॉक से ना, तो आर स्टॉक, स्टॉक माइनस होगी। अगर मान लो कि 6 स्टॉक है और 4 का ऑर्डर प्लेस किया गया है तो क्या आ रहा है, ऑर्डर एक्सेप्टेड, रिमेनिंग स्टॉक क्या दिखा रहा है, 2, रिमेनिंग स्टॉक क्या दिखा रहा है, 2। हालांकि यहाँ पे लॉजिक क्या होना चाहिए था, रिमेनिंग स्टॉक एस ब्लॉक से भी बाहर प्रिंट करेंगे तो आएगा। हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब पहला ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ था तो यहाँ पे दिखाना चाहिए था रिमेनिंग बैलेंस 5, यहाँ दिखाना चाहिए था दूसरा ऑर्डर तो रिमेनिंग बैलेंस 4, यहाँ जब आना चाहिए था तो रिमेनिंग वैल्यू
3। यार यहाँ पे दिखाना चाहिए था रिमेनिंग वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? अगर टोटल 6 है और 4 जन का अगर रिक्वेस्ट आया है तो यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए था? पहला जब ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो हमारे पास कितना रिमेनिंग स्टॉक रह गया? ऐसे चाहिए मेरे को। चेंजेस करना पड़ेगा आर स्टॉक में ही। सिर्फ चेंजेस कहाँ करने की ज़रूरत है? जो आर स्टॉक लिखे हैं ना उसमें ही कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम आर स्टॉक में पहले बार वैल्यू किसका रख लें? स्टॉक का रख लें। आर स्टॉक में हम वैल्यू किसका रख लें? इसका रख लें। और यहाँ हम क्या कर लें? आर स्टॉक इक्वल टू आर स्टॉक, स्टॉक माइनस स्टॉक का स्पेलिंग हमको थोड़ा सही नहीं लग रहा है कि सही है? सही है। अब अगर हम देखें हमारे पास स्टॉक कितना है, मान लीजिए 6 है, ऑर्डर कितने का गया है? 4 का गया है, वो 3। रिमेनिंग स्टॉक कितना आ गया? 2। पहले ही माइनस हो जा रहा है ना सर, इसीलिए। अगर यहाँ पे पहली बार आर स्टॉक में वैल्यू क्या आ गया है? 6 आ गया था। अगर हम यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू क्या रखें, जरा समझना पड़ेगा। 6 रखे थे माइनस आई, और इसमें किसी ने वैल्यू क्या रख लिया था? इसमें किसी ने वैल्यू मान लो 4 रखा, तो यहाँ आर स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया? अरे रुको जरा, अभी 2 कैसे हो गया? पहली बार में आर स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया? 6 रहेगा, क्योंकि आप आर स्टॉक में क्या डाल दियो? स्टॉक के वैल्यू ही डाल दियो। फिर आपने एक लूप चलाया और यहाँ इस लूप में क्या किया है? इस लूप में आपने किया है आर स्टॉक, मतलब आर स्टॉक इक्वल टू, आर स्टॉक पे क्या कर रहे हैं? ओवरराइड कर रहे हैं। तो आर स्टॉक इक्वल टू आर स्टॉक माइनस वो भी, तो आई से नहीं होगा क्योंकि आई भी तो बार-बार रन कर रहा है, तो उसके हिसाब से माइनस करते जाएगा फिर। हाँ, वो भी को क्यों माइनस करेंगे? करेक्ट, ये भी सही बोल रही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आई को माइनस करते जाना चाहिए था। अब आर स्टॉक माइनस आई, यही ना ब्लीच था। तो आर स्टॉक में पहले से वैल्यू क्या था? 6, और आई का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा? पहली बार में 5 दिखाएगा। दूसरी बार में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू हो जाएगा 2। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ आई का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, अरे रुक जा भाई, यहाँ क्या ले रहे हैं? आई का वैल्यू पहली बार में 1 है, दूसरी बार में आई का वैल्यू जैसे ही 2 होगा तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? फिर 6 माइनस 2, 5 न बच गया है, 5 माइनस 2 बराबर क्या बच जाएगा? फिर 3। तो पहली बार में 5 बचा, फिर 3 बचा नहीं, एक ही घटना चाहिए था, क्योंकि आई का वैल्यू जब बढ़ता जाएगा तो क्या करेगा? ये कुछ ज़्यादा ही घटाता चला जाएगा। तो ये वाला भी सही लॉजिक नहीं है। तो यहाँ -1 कॉन्स्टेंटली करना है, हर बार एक एक तो घटाते जाना है। तो एक एक घटाते जाना है, तो 5 माइनस 1। अब ये लॉजिक जा करके सही निकला। अगली बार में आई का वैल्यू कुछ भी हो, अगले इटरेशन में क्या घट के होगा? 4 माइनस 1 बराबर 3। यही तो चाहिए मेरे को, ये लॉजिक चाहिए। ओके, लेट्स चेक इट। कुछ गड़बड़? कहाँ पे गड़बड़? सब तो कमेंट दे के लिखा हूँ मैं। अच्छा, सही है। अब पिछली बार में यही पे एरर आ गया था। मान लो 6 रखा हूँ मैं और 4 प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं, क्या बात है? पहला जब ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो 5 बचा, दूसरा जब ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया तो 4 बचा, तीसरा परफेक्ट। तो इसी तरीके से पहले क्वेश्चन समझिए, रटने का चीज़ है ही नहीं, उसके बाद उसके हिसाब से लॉजिक आपको बिल्ड करना होगा। ये अब लग रहा है कि जेन्युइनली सही चल रहा है हम लोग, नहीं? तो इसमें ब्रेक का भी यूज सीखे और कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक भी हमने बना करके देखा।
तो आज के लिए इतना ही रखा जाए।